हाँ जी, साइलेंस प्लीज। हमारा चैप्टर चल रहा है लीवरेजेस और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग लीवरेज। नो, ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर मैं डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूं इन अ वेरी लेमैन टर्म्स या जनरलाइज टर्म, हिंदी में डेफिनेशन डिस्कस करो, लीवरेज मींस इनकरिंग रिस्क। ठीक है। और कहीं ना कहीं जहां पर हम रिस्क की बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट किस पर? अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊं तो रिस्क क्या रहता है कि अगर आउटपुट चेंज हुआ तो मेरे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में आता ही क्या था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब आउटपुट में चेंज। इसका इम्पैक्ट किस पर जाता है? अल्टीमेटली प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं EVA। तो रिस्क क्या है कि अगर आउटपुट मेरा गिरा तो मेरा EBIT मैग्नीफाइड वे से गिरेगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर सेल्स गिर रही है 10% से तो EBIT भी 10% से गिरेगा। ये स्पेसिफिकली तब होता है जहां पर लीवरेज होती ही नहीं है, इट इज ओनली वन, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन। बट अदरवाइज जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट रखी है, मतलब लीवरेज का नंबर विल बी मोर देन वन। आज हम उन्हीं केसेस के बारे में बात करेंगे। लेट अस से लीवरेज इज 1.5, सो इफ आउटपुट डिक्लाइंस बाय 10%, EBIT विल डिक्लाइन बाय 15%। एंड इफ लीवरेज इज हायर, मतलब अगर एक कंपनी ने फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा इनकर की हुई है तो उसका लीवरेज भी बढ़ चढ़ के ही आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए कि वैसे कंट्रीब्यूशन ना बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, 1 करोड़ की कंट्रीब्यूशन है, बट इसी कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी टेकअप किया हुआ है विच इज 90 lakhs। EBIT कितना रह गया? ओनली 10 lakhs। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कितनी बन रही है ये? 10 टाइम्स बन रही है, 10 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? अगर आउटपुट 10% से गिरा, EBIT 100% से गिर जाएगा। 100% से गिर जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा। किसी चीज का 100% से गिरना मतलब कंप्लीट वाइप ऑफ। ठीक हो गया जी। अच्छा, और अगर लेटर से आउटपुट 20% से गिरा, आउटपुट अगर 20% से गिरा तो नेगेटिव, तो कितना? 200% से। 200% से मतलब जो पॉजिटिव फिगर अगर मान लो अभी चल रही है 10 लाख की, वो नेगेटिव 10 लाख का लॉस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं लीवरेज डिनोट करता है, द नंबर डिनोट्स द अमाउंट ऑफ रिस्क द कंपनी हैज टेकन। और रिस्क क्या है? बेसिकली दैट हाउ गुड द कंपनी इज एट कवरिंग इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। रिस्क इस बात का रहता है कि कल को आउटपुट गिर गया तो कहीं ये फिक्स्ड कॉस्ट कवर ना हो पाए, कंपनी लॉस में ना चली जाए। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसको मैं एडवांटेज की तरफ से बोलूं, एडवांटेज में क्या है? अगर आउटपुट बढ़ रहा है 10% से, यही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 100% से, मतलब प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे बाय मेयरली इंक्रीजिंग द आउटपुट बाय 10%। अगर आप लीवरेज की प्रॉपर डेफिनेशन इन योर बुक देखेंगे, आपको डेफिनेशन ना एक याद होनी चाहिए, वैसे तो बुक में 2 जगह दी होगी प्रॉपर्ली। हाँ जी, ये वाली लाइन कहाँ गई? ये वाली लाइन। Operating leverage may be defined as firm's ability to use fixed operating costs to magnify effect of change in sales on EBIT। जो चेंजेस इन सेल है उसका मैग्नीफाइड इम्पैक्ट आएगा EBIT पर। डिस्प्रोपोर्शनेट, जिसे हमने वर्ड लास्ट क्लास में यूज किया था, डिस्प्रोपोर्शनेट वर्ड। तो फिक्स्ड कॉस्ट को किस कदर यूज किया जा रहा है, तो इस डेफिनेशन को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ना हमने लास्ट क्लास में कुछ नोटिंग्स कंप्लीट कर ली थी बच्चे, नोटिंग्स। आइए हम डिस्कस करते हैं, हमने लिखा क्या। इफ अ कंपनी हैज नो फिक्स्ड कॉस्ट एट ऑल, तो इसका बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT फॉर्मूला, जितनी कंट्रीब्यूशन है उतना EBIT बन जाएगा। हेंस लीवरेज का आंसर आएगा एग्जैक्टली वन। इसको हम बोलते हैं कोई लीवरेज ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक कंपनी लो अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इनकर करती है तो इसका ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर भी लो ही आएगा। और अगर हाई फिक्स कॉस्ट इनकर है तो आंसर भी हाई आएगा। कहीं ना कहीं लो ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर नहीं भी किया हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग में, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ना ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर। ठीक हो गया जी। अब आप लिख करके सोचो, लो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लो ऑपरेटिंग लीवरेज, एंड लो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी लो होगा, मतलब कंपनी जल्दी ब्रेक इवन अचीव कर लेगी।
जल्दी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। इसका ब्रेक इवन से पहले लॉस वाला पीरियड कम रहेगा क्योंकि इसने छोटा फिक्स कॉस्ट इनकर किया हुआ है, इसके पास रिस्क भी छोटा ही। But whereas a company which has incurred a high amount of fixed cost, high fixed cost implies higher operating leverage and hence higher break-even point. मतलब ये प्रॉफिट कमाना थोड़ा लेट से स्टार्ट करेगी, इसका थोड़ा टाइम निकलेगा लॉसेस में, तब जाके बाद में जाके इसका ब्रेक इवन आएगा। क्लियर होगी जी ये चीजें, लिंकिंग क्लियर होगी? ओके नाउ जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ लिया है, एक वर्ड है जी वहां पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ जी, आप लोग बताएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो ग्रुप 1 लेके आए हुए हैं, मीनिंग बता सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर याद हो तो? बिल्कुल ठीक है, उम्मीद नहीं थी कि बता पाओगे, चलो अच्छी बात है बता दिया, क्योंकि जब पेपर देके आते हैं तो बस सब कुछ वहीं पे ही छुड़ाते हैं ना हम, दिमाग में तो कुछ रख के नहीं आते वापस। बट गुड टू नो याद है। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए एक कंपनी का वैसे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है 15,000 यूनिट्स पर, कि अगर कंपनी 15,000 यूनिट बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। बट असली में ये यूनिट्स बेच रही है 20,000। ठीक है जी, तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक इवन के पार चल रही है, ब्रेक इवन को क्रॉस कर चुकी है। तो जो ये 5,000 यूनिट्स ये एक्स्ट्रा बेच रही है ना, इस 5,000 यूनिट्स को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ safety. So what do we mean by margin of safety? It is simply the difference between actual output and break-even point. And the higher margin of safety का क्या मतलब होगा कि हम ब्रेक इवन पॉइंट से और दूर चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ब्रेक इवन हमारा दूर रह गया है। कहने का मतलब अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट कल को रिवाइज हो गया और वो 25,000 यूनिट्स बन गया, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा? 10,000। ब्रेक इवन पॉइंट से हम कितना दूर चले गए हैं? 10,000। सो हायर द आउटपुट इज हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर हो गया? तो आपने क्या करना है, तो आपके पास टेबल है ये, इस टेबल के नीचे लिख लीजिए नोटिंग स्पेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। दैट व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इट इज सिंपली एक्चुअल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक वर्ड आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो ये होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल आउटपुट का कितना परसेंट है या फ्रैक्शंस में कितना है। एंड लास्ट चीज, ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। ये मैं आपको भी बता दूंगी कैसे आ रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बस आपने इतनी नोटिंग लिखनी है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशो। हाँ जी, डन हो गया, लिख लिया ये। अब बात को समझेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो क्या है एंड हाउ ऑपरेटिंग लीवरेज इसका रेसिप्रोकल है। देखिएगा, पहले तो बताओ मुझे मेरे एग्जांपल में यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो अगर निकालनी है, यूनिट्स की बात चल रही है, तो मेरा इस यहाँ की बात करते हैं। एक्चुअल आउटपुट इज 20,000, एमओएस कितना है? 5,000। अगर ये परसेंटेज में निकालें तो परसेंट में, अदरवाइज पॉइंट्स में कितना बन जाएगा? 25% या 0.25। अच्छा, ये जो एमओएस वाली चीज है, ये मैं यूनिट्स की बात कर रही हूँ, ये रुपी वैल्यू के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो बेसिकली एमओएस रुपी वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल सेल की रुपी वैल्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट भी एक रुपी वैल्यू है। ठीक है, अब मैं कुछ एक पॉइंट चीज डिस्कस कर रही हूँ जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं क्लियर होगी जब तक हम मार्जिनल कॉस्टिंग चार्ट नहीं कर लेते, बट आप लोग वाकिफ होंगे। एमओएस इन रुपी का एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर कर लिया है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं भी किया, पीवी रेशियो तो पता क्या होती है? पीवी रेशियो क्या होती है पता? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो ठीक है, मीनिंग क्या होता है इसका? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, और प्रॉफिट को हम यहाँ पर नाम क्या देकर चल रहे हैं? पीवी। ध्यान से सुनना, एमओएस रेशो
क्या बन जाएगा, एमओएस इन रुपी अपॉन एक्चुअल सेल्स इन रुपी, ये बन जाएगा जी। ठीक है, अगर आप एमओएस इन रुपी को ओपन करते हो तो इट इज ईबीआईटी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो, और इधर से डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्चुअल सेल्स इन रुपी तो चल ही रहा है। ठीक है जी, if you multiply actual sale values with PV ratio, you will arrive at contribution in your denominator। एक बार ही सोचो, PV ratio का मतलब ये था contribution sales का कितना परसेंट है, तो अगर आप सेल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो PV ratio से, you will arrive at contribution value। तो डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन है, न्यूमरेटर में ईबीआईटी है, ऑपरेटिंग लीवरेज का उल्टा फॉर्मूला है। तो hence MOS is reciprocal of operating leverage या operating leverage is reciprocal of MOS ratio। This kind of derivation is not to be noted, not to be learned or something। ये बस मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सामने से अगर आपको इस चैप्टर में MOS रेशियो बता रहा है, बस आपका काम क्या है, उसको रेसिप्रोकल करके लीवरेज का आंसर निकाल। क्लियर हो गया जी। अब अगेन जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किया हुआ वो इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड पे रख लो, आपको लेटेस्ट स्टेज पर ये क्लियर हो ही जाए। ठीक है जी, बस ये फॉर्मूला आपको पता करना था ये क्या हो। ठीक है जी, लिखने वाली कोई बात नहीं है। बट कमिंग टू द टेबल नाउ, टेबल ने हमें एमओएस के बारे में क्या बताया था, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइजेस, अगर फॉर्मूला के हिसाब से सोचो, इफ एमओएस रेशो राइजेस, एक बार रेशो के हिसाब से सोचो तो क्या लीवरेज पर क्या इम्पैक्ट आता है, लीवरेज के साथ क्या होगा, लीवरेज इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशो। अगर मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मेरा लीवरेज गिरेगा। तो ये तो हमने कंक्लूजन में वैसे लिखा हुआ है लीवरेज गिरेगा, बट वैसे कॉन्सेप्चुअली समझो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है, रिस्क कम हो रहा है। क्यों रिस्क कम हो रहा है भाई, तो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है मतलब हम ब्रेक इवन पॉइंट के और आगे चले गए हैं, मेरा आउटपुट और बढ़ गया जी, हमारा सेफ्टी जोन और इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज को लेकर पोजीशन और बेटर हो गई है। हेंस हम बोल रहे हैं हमारा बिजनेस रिस्क कम हो गया है। और जहां रिस्क कम होता है, रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए लीवरेज निकालते हैं, लीवरेज भी कम हो जाती है। आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 किया और वहां पर आपने लीवरेज का आंसर 25,000 यूनिट्स के लिए भी निकाला था, 30,000 यूनिट्स के लिए भी निकाला था, और हमने उधर सेवा भाव में कमेंट भी लिखा था। एक बार देखो, जहां आउटपुट बढ़ता है तो वहां रिस्क कम हो जाएगा, लीवरेज का आंसर भी गिर गया था, हमने देख लिया उधर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इफ एमओएस डिक्लाइंस, एमओएस फॉल्स, तो लीवरेज बढ़ जाएगी। बाय फॉर्मूला भी, कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है, अगर एमओएस गिर रही है मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड सेफ्टी जोन गिर रहा है, मतलब मेरा एक्चुअल आउटपुट गिर रहा है। एक्चुअल आउटपुट का गिरना मतलब रिस्क रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस एंड हेंस लीवरेज का आंसर भी बढ़ाया जाएगा इंक्रीज का। क्लियर हो गया जी? ओके, अब ये जो 3 केसेस है ना, ये ध्यान से समझ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके हमारे पास आता है ये। ठीक है, मान लीजिए मेरी कंट्रीब्यूशन इज जस्ट एनफ, ये जस्ट वो किस बात में करते हैं, कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेल कवरिंग फिक्स कॉस्ट, मेरी फिक्स कॉस्ट 10,000 है, कंट्रीब्यूशन 15,000 है, ईबीआईटी कितना आ गया 5,000। अगर आप ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फॉर्मूला लगा रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है 60 टाइम्स। अच्छा, एक केस वो भी करवाओ जब कंट्रीब्यूशन इनफ ही नहीं है, ये 10,000 है और ये 8,000 है, तो मेरा ईबीआईटी नेगेटिव में आ रहा है। इस केस में मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर क्या है, नेगेटिव 4 टाइम्स, नेगेटिव 4 टाइम्स। एंड एक केस वो है व्हेन कंट्रीब्यूशन इज जस्ट इनफ टू कवर फिक्स कॉस्ट, कुछ फालतू नहीं कुछ कम, ईबीआईटी 0, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो जाएगा 1, मेरा डिनोमिनेटर 0 हो गया, अनडिफाइंड। ठीक है, और इस चीज को जरा ब्रेक इवन पॉइंट से लिंक करो। फर्स्ट केस में कैन आई से आई एम ऑपरेटिंग अबव ब्रेक इवन पॉइंट बिकॉज मेरा ईबीआईटी पॉजिटिव है। सेकंड केस में वी आर ऑपरेटिंग बिलो ईबीआईटी, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी, मतलब नेगेटिव ईबीआईटी दिखाई दे रहा है, हम लॉसेस में है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है। एंड तीसरे केस में एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि इधर मेरा ईबीआईटी 0। क्लियर हो गया जी? यही आपके पास केसेस हैं, देखो जरा। पहला केस, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर मोर देन 1 आएगा, मोर देन 1 मतलब पॉजिटिव में,
तब जब हम हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट के अबव ऑपरेट कर रहे हैं, इन दैट केस वी विल हैव पॉजिटिव ईबीआईटी। क्लियर हो गया ये केस? ऑपरेटिंग लीवरेज लेस देन 1 रहेगी। लेस देन 1 मतलब नेगेटिव में जा रही है। अभी मैं आपको ना एक केस आपने लिखा हुआ, एक नोट लिखा हुआ है इस टेबल के नीचे, दैट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 एंड 1। ये मैं अभी आपको बता भी देती हूँ, प्रूफ भी कर दूंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर 1 के नीचे गिरी मतलब सीधा 0 के नीचे गिरेगी वो। ठीक है, हम 0.5, 0.6, 0.9 ऐसा ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर पॉसिबल ही नहीं आ जाएगा कि पॉजिटिव में है और 0.5 में नहीं आएगा। मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। तो लेस देन 1 मतलब सीधा 0 के नीचे गिरेगी, लेस देन 1 मतलब लेस देन 0। उस केस में हम बोलेंगे दैट बिलो ब्रेक इवन पॉइंट हम काम कर रहे हैं एंड रिजल्टिंग इन नेगेटिव ईबीआईटी। जो तीसरा केस है, इफ कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ईबीआईटी 0 है, उस केस में हम बोलते हैं वी आर ऑपरेटिंग एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट एंड इन सच अ केस ऑपरेटिंग लीवरेज इज अनडिफाइंड, कैलकुलेट ही नहीं सकती। नाउ हाउ एम आई सेइंग दैट ईबीआईटी का आंसर कभी भी 0.6 नहीं आ सकता? एक बार ही सोचो, मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 0.6 आना चाहिए, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का आंसर 0.6 आना चाहिए। इसके लिए लेट अस से ईबीआईटी इज 100, कंट्रीब्यूशन को 60 होना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में 60 और इसमें से माइनस फिक्स कॉस्ट भी होना है तब जाके आंसर ईबीआईटी का पॉजिटिव में 100 आए? पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल है। सो इसलिए हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1। आंसर पॉसिबल ही नहीं है इसका। क्लियर हो गया जी? ये भी नोट भी क्लियर हो गया सभी को? ऑलराइट, अब एक लास्ट आपके पास काम, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हाई रिस्क। हाई रिस्क तो चलो क्लियर है, हमें पता ही है। हाई बीटा, अपना ये बीटा वर्ड है जो आगे के चैप्टर में ज्यादा आएगा, बट इस चैप्टर में मुझे आपको थोड़ा इसके बारे में बताना पड़ेगा। बीटा क्या होता है? कहीं ना कहीं आप देखिएगा, एक कंपनी है ए एंड कंपनी ए के शेयर्स आर लिस्टेड इन द मार्केट एंड कैन वी से दैट एक मार्केट पोर्टफोलियो नाम की चीज भी होती है। आप सभी जानते हैं मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय पोर्टफोलियो? शेयर्स होते हैं। हम बोलते हैं अ बास्केट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें कंपनी ए का भी शेयर है, कंपनी बी का भी होगा, देयर विल बी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो। सो पोर्टफोलियो इज अ बंच ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, उसको हम इकट्ठा वो करके बोल देते हैं मार्केट पोर्टफोलियो, जिसमें कंपनी ए इज अ पार्ट ऑफ इट। लेट अस से पोर्टफोलियो हैज टोटल 30 सिक्योरिटीज, 30 में से एक हमारी कंपनी ए की है। ठीक है, अब बीटा इंडेक्स होता है। बीटा इंडेक्स क्या बताता है? दैट इफ मार्केट पोर्टफोलियो में मूवमेंट हो रही है लेट अस से 10% से, मार्केट पोर्टफोलियो में मतलब 30 सिक्योरिटीज का कलेक्टिव हम एवरेज आउट कर रहे हैं और हमने बोला पूरा पोर्टफोलियो की वैल्यू, ये सिंपली बोलो इंडेक्स है, जैसे सेंसेक्स वगैरह होते हैं, निफ्टी वगैरह होते हैं, अगर ये मूव कर रहे हैं 10% से, तो क्या जरूरी है कि इनके अंदर जो कंटेंट ईच एंड एवरी सिक्योरिटी होगी वो भी हर कोई 10% से मूव कर रही होगी? उनके अपना जी, हो सकता है कोई ज्यादा मूव कर रही हो, कोई कम भी मूव कर रही हो, या कोई मूव भी ना कर रही हो। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ए की सिक्योरिटी मूव कर गई है 15%। दैट मीन्स इंडिविजुअली कंपनी ए का शेयर इज मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल मतलब इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एवरेज आउट पोर्टफोलियो। बात समझ में आई? इस केस में हम इंडेक्स को बोलते हैं 1.5। इस केस में हम इंडेक्स को बोलते हैं 1.5, सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। लेट अस से एक और कंपनी बी है जो कि इसी पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और जब मार्केट हिली थी 10% से, इसकी अपना इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिर्फ 8% से मूव की थी। तो इस कंपनी बी का बीटा कितना हो जाएगा, इंडेक्स कितना हो जाएगा? वॉलेटिलिटी इंडेक्स 0.8। तो कहने का मतलब अगर इंडेक्स मोर देन 1 है तो हम बोलते हैं मोर रिस्की सिक्योरिटी इट इज, मोर वॉलेटिलिटी, इसकी शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा ही हो जाती है जी। और जिसमें शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू मार्केट, हम बोलते हैं लेस रिस्की है, ये ज्यादा सेफ है, ये लेस वॉलेटाइल है, इसका इंडेक्स भी लेस देन 1 ही है। ठीक है जी, क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेट अस से देयर इज कंपनी सी और इसकी मार्केट मूवमेंट सॉरी इसकी इंडिविजुअल मूवमेंट हो रही है लेट अस से 17%। 1.7 इसका बीटा आ जाएगा।
So what is beta? Definitely हम बोलते हैं it is the sensitivity index of an individual security. क्लियर हो गया जी? हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. बट हाउ डू वी लिंक इट टू ऑपरेटिंग लीवरेज? जरा बात को समझना. अगेन मैं दो कंपनीज बोल रही हूँ, एक्स एंड वाई. दोनों कंपनीज बिलोंग टू सेम इंडस्ट्री, बट फर्क इतना है दैट कंपनी वाई ने फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा इनकर किए हुए हैं और कंपनी एक्स ने थोड़े से कम. और जब लॉकडाउन आया, फैक्ट्रियां बंद पड़ गई, आपके हिसाब से किस कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़े होंगे? वाई को लॉसेस फेस करने पड़े होंगे क्योंकि इसके पास रिस्क ज्यादा था. अच्छा, दोनों ही कंपनी के जो शेयर होल्डर है अच्छे खासे वेल रेड लोग हैं, वेल अवेयर लोग हैं, और उनको दिखाई दे रहा है कि यार, स्पेशली कंपनी वाई के शेयर होल्डर्स को ये बात दिखाई दे रही है कि यार हमारी कंपनी ने तो ज्यादा फिक्स कॉस्ट रखी हुई है, फैक्ट्री तो बंद पड़ गई है, मतलब कंपनी लॉसेस में जा रही है. तो दोनों में से कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स भागेंगे अपनी वैल्यू, अपनी होल्डिंग लिक्विडेट करके, कौन अपने शेयर्स बेच के? वाई के शेयर होल्डर्स ज्यादा भागेंगे. एक्स ने फिक्स कॉस्ट कम इनकर किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री बंद करने पर भी इसको इतना ज्यादा रिस्क नहीं था, तो इस एक्स के शेयर होल्डर्स इतना नहीं भागेंगे. भागेंगे ऑब्वियसली, मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हर किसी का आता है, बट एक्स पे ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना वाई के शेयर होल्डर्स पे आएगा. और वही जब शेयर होल्डर्स भागेंगे मतलब शेयर प्राइस क्रैश करेगा. तो किसका ज्यादा क्रैश करेगा? वाई का क्रैश करेगा. और यही जो बीटा है ये तो बताता है कि किसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है. तो दोनों में से किसका शेयर प्राइस ज्यादा सेंसिटिव होगा टू इंडस्ट्रियल चेंजेस और मार्केट चेंजेस? वाई. सो अब लिंकिंग करके देखो, जिसने ज्यादा फिक्स कॉस्ट इनकर किया है उसने ज्यादा बिजनेस रिस्क लिया हुआ है, हेंस उसकी शेयर प्राइसेस में मूवमेंट भी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में. सडनली बोथ ऑफ द कंपनीज हैव टेकन अप न्यू प्रोजेक्ट्स जहां पर आउटपुट बढ़ने की उम्मीद है. आउटपुट बढ़ने की उम्मीद है तो ज्यादा फायदा भी किसको होगा? अल्टीमेटली वाई को ज्यादा फायदा होगा. तो फिर भाग भाग के कौन किसके शेयर ज्यादा खरीदे जाएंगे? डिमांड एकदम से किसकी शूट अप करेगी? वाई की. तो अपवर्ड साइड पे भी ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा फ्लक्चुएशन किसकी आएगी? वाई की. अब लिंक कर पा रहे हो आप? हाई फिक्स कॉस्ट इंप्लाइज हाई लीवरेज एंड देन अगेन हाई बीटा. बीटा क्लियर हो गया. एंड आगे की जो लाइन है, कहीं ना कहीं हाई रिस्क ऑल्सो implies that in unfavorable situation profits may be completely wiped off even with a small reduction in output. आउटपुट मात्र 10% से गिरा, प्रॉफिट हमारा 100% से भी गिर सकता है अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 10. क्लियर हो गया जी? ऑलराइट, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज. Following summarizes percentage changes in operating income, percentage changes in revenues and betas for pharmaceutical firms. 4 फर्म्स के लिए चेंज इन रेवेन्यू परसेंटेज, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम किस चीज का दूसरा नाम है? EBIT. रेवेन्यू मतलब सेल्स. परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, परसेंटेज चेंज इन EBIT है. और बीटा चलो ठीक है. रिक्वायरमेंट कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द फर्म्स. तो हम परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स से आंसर निकालेंगे. कमेंट ऑल्सो, कमेंट भी अभी मैं आपको दिलवा दूंगी. एंड यूज ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीस फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा. ये भी एक्सप्लेन करा देंगे. आइए जी आइए, फटाफट से फटाफट कैलकुलेशन शुरू कर देंगे. कैलकुलेशन. Online students request you to please arrange the hard copy of these notes if you're not able to visit the institute, because आपको जरूरत पड़ेगी. अभी चैप्टर है ये तकरीबन 3 क्लासेस मिनिमम और का, तो बेहतर रहेगा if you're continuing in online mode at least take a print out. चलो मैं आपको यहीं पर ही करवा देती हूँ. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला. इट इज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम. क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात कर लो. परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू. जो भी आंसर्स आपके पास आ रहे हैं कर दीजिए. 0.9 आ रहा है, ड्राफ्टिंग एरर है. अभी तो मैंने आपको डिस्कस कराया था 0 से 1 के बीच में पॉसिबल ही नहीं होता. इट इज a drafting error from ICA which has been continuing for many years. खुद ही ICA मॉड्यूल में लगता है कि आंसर 0 to 1 के बीच में पॉसिबल नहीं है. खुद ही बात के क्वेश्चन में इस तरीके से काम है. क्या पॉसिबल है मेरा आउटपुट 27% से चेंज हो रहा है और प्रॉफिट सिर्फ 25% से? या तो हम बोलते हैं सेम अमाउंट सेम फ्रैक्शन 27% से होगा इफ लीवरेज इज 1,
या मैग्नीफाई होकर चेंज होगा, इस तरीके से नहीं होगा का। तो 0.9 कितना आ रहा है, 0.926, 0.926 पहले वाले का, दूसरे वाले का ठीक आ रहा है 1.28, 1.57, 1.905 या 1.90, कुछ भी कर लो, चेक कर लीजिए। जो पहली फर्म की ऑपरेटिंग लीवरेज है उसको लेकर ड्राफ्टिंग एरर है, बट वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस ड्राफ्टिंग एरर। हाँ जी, डन, डन हो गया। ऑलराइट, कमेंट देना। कमेंट सिंपली हम ये बोलेंगे कि हर फर्म की अपनी अलग अलग आ रही है, लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इज फर्म स्पेसिफिक। कमेंट यही है कि हर फर्म की अलग आ रही है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज फर्म स्पेसिफिक, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन, it depends upon different level of risks. Operating leverage is firm specific, that is it depends upon different level of risk taken by different firms. हर फर्म अलग तरीके का रिस्क लेती है, अलग लेवल का रिस्क लेती है, सेम रिस्क नहीं लेती. It depends upon different risk taken by different firms. ठीक है जी. अब सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर देखिए. सेकंड रिक्वायरमेंट, यूज ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीस फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा. आप नोटिस कीजिए, हर पहली फर्म का बीटा लीस्ट है और लास्ट वाली फर्म का ज्यादा है, मतलब बीटा मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो लीवरेज का आंसर भी बढ़ गया. मतलब हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज हायर द बीटा, लोअर द ऑपरेटिंग लीवरेज लोअर द बीटा. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप. मैं डिक्टेट करवा देती हूँ, लिख भी देंगे स्क्रीन पर. देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज represents impact on profit due to changes in output. Full stop. Beta signifies impact on market price of security due to market changes. If a firm has incurred high fixed cost, impact on profit due to output change will be highly magnified. Full stop. In other words, operating leverage of such firm will be high. Such firm will be high. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, for that firm, its market price of security will also be highly sensitive in response to market changes.
Hence, beta of such firm will be high. Beta of such firm will be high. Hence, it is seen that. Hence, it is seen that firms having high operating leverage. Hence, it is seen that firms having high operating leverage will also have high beta. Will also have high beta. Full stop. Will also have high beta. डन हो गया? एक बारी पढ़ लो आपने क्या लिखा है, देख लो बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो मुझे बता दो। हाँ जी, हो गया। चलिए, अब हमको नेक्स्ट टाइप ऑफ लीवरेज की बात करनी है, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, एंड इट अराइजेस फ्रॉम समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इस बात का होता है कि कंपनी अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कैसे कवर कर पा रही है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कैसे कवर कर पा रही है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है जी, तो ईबीआईटी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, जीरो है, इंटरेस्ट तो देना ही देना जी, तो इस बात का रिस्क रहेगा दैट वेदर वी आर एबल टू कवर इंटरेस्ट और नॉट। और अगर अच्छा ईबीआईटी है तो अच्छी कवरेज है, तो लीवरेज भी लो रहेगी। ठीक है, अब एक बार ना मैं आपको जस्ट एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बात को समझा रही हूँ, आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखकर समझना है। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज, हम मान के चल रहे हैं बिजनेस रिस्क अलग है जी, बिजनेस ऑपरेटिंग लीवरेज अलग है, मतलब हम अब ईबीआईटी से ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस। अब हम ईबीआईटी ऑनवर्ड्स बात करेंगे। मान लीजिए ओरिजिनल सिनारियो में ईबीआईटी मेरे पास 10,000 था और इंटरेस्ट की अमाउंट है मेरे पास 2,000। ठीक है, ईबीटी कितना आ रहा है? 8,000। अच्छा, फिर मान के चलिए टैक्स रेट इज 40%, तो टैक्स कितना माइनस हुआ? 2,200। ये मेरे पास ईएटी या पैट जिसे आप बोलते हैं कितना आ गया? 48। अच्छा, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यही अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, एंड अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी 100, मेरे पास ईपीएस कितना आ गया? 48। क्लियर हो गया जी? अब ड्यू टू बिजनेस रीजंस, ड्यू टू मार्केट चेंजेस, आउटपुट चेंज कह लो, जो मर्जी कह लो, अल्टीमेटली हमें पता है आउटपुट जब इंक्रीज होता है तो ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा ही ना। तो ईबीआईटी मेरा इंक्रीज हो गया और अब ईबीआईटी हो गया मेरा 15,000। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये ईबीआईटी कितने परसेंट से ग्रो की है? ईबीआईटी 50% से, ईबीआईटी 50% से ग्रो की है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन तो अभी भी 2,000 की रहेगी, मेरा ईबीटी कितना आ गया? 13,000। टैक्स 40% माइनस करो, 5,200 टैक्स बना, तो 7,800 मेरा ईएटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 100, मेरा ईपीएस कितना होगा? 78। बाय हाउ मच परसेंट माय ईपीएस हैज ग्रोन? 30 से इंक्रीज हुआ, कहां से? 48 से, परसेंटेज 62.5% से मेरा ईपीएस ग्रो कर गया। अच्छा, एक ओरिजिनल से, ये मेरी रिवीजन 1 थी, अब ओरिजिनल से रिवीजन 2 में डाउनवर्ड साइड पे लेके जा रही हूँ। अगेन ओरिजिनल से ही लेकर जाना, ओरिजिनल से, कि इफ ईबीआईटी डिक्लाइंस बाय, इफ ईबीआईटी डिक्लाइंस बाय 20%,
10,000 से 20% गिर गया, मतलब रिवाइज ईबीआईटी 8,000, इंटरेस्ट तो अभी भी देना 2,000 का, ईबीटी कितना आ गया 6,000, टैक्स दिया 40% के हिसाब से, ईएटी कितना बच गया 3600 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा ईपीएस कितना आ रहा है 36। क्लियर है जी। एंड व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन, कितने से मेरा गिरा 12 से गिरा, परसेंटेज डिक्लाइन इज नेगेटिव साइड में, मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया 25%। क्लियर हो गया जी। Now this is what is financial leverage. Financial leverage ये बताती है that as long as you have a fixed cost burden, यहाँ पे तो सिर्फ इंटरेस्ट नाम की चीज है, इकलौती चीज है, as long as you have a fixed cost burden, तो यहाँ पे भी ईपीएस पर मैग्नीफाइड इम्पैक्ट दिखाई देगा। मैग्नीफाइड का मतलब मेरा ईबीआईटी 50% से इंक्रीज हुआ था, बट ईपीएस 50 से नहीं, 50 से मैग्नीफाई होकर 62.5 से इंक्रीज हुआ। मेरी दूसरी रिवीजन में ईबीआईटी 20% से गिरा था, बट ईपीएस मेरा गिरा है 25% से, मैग्नीफाइड इम्पैक्ट आएगा ईपी हमारे। ठीक है, तो मेरा जो फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला है ना, मैं फॉर्मूला आपको दोबारा से लिखवा दूंगी बुक में, डोंट वरी, बट डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला भी यही बनता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये मेरा फॉर्मूला बनता है बाय डेफिनेशन। सो दिस लीवरेज सिग्निफाइज द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस ड्यू टू चेंजेस इन ईबीआईटी। एंड इफ आई गो बाय दिस फॉर्मूला, मेरे पास लीवरेज का आंसर क्या बन रहा है 62.5 डिवाइडेड बाय 50% का ना, ये कितना बन रहा है 1.25, 1.25। और यही रिवीजन 2 में 25% से गिरा था 20%, इधर भी 1.25, तो ये तो मेरा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया जी। अच्छा, जो पहला फॉर्मूला है जो मैं इस ओरिजिनल केस में अप्लाई कर सकती हूँ, बेसिकली वो फॉर्मूला लिखना नहीं है बच्चे, आपने लिखना नहीं है, बट वो वैसे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बनता है। अब अगेन डेरिवेशन मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज की लास्ट क्लास में बनाई थी, इस चीज को सॉल्व करके, यू डू नॉट नीड दैट डेरिवेशन फॉर फाइनेंशियल लीवरेज, वैसे ऐसे मॉड्यूल में वहां से देख लेना या खुद सॉल्व करके देख लेना, यू विल अराइव एट दिस थिंग ओनली। ठीक है, आप इनकम स्टेटमेंट में देखो, ईबीआईटी और ईबीटी में फर्क किस बात का है, इंटरेस्ट नाम का है। तो हायर द इंटरेस्ट, हमको कहीं ना कहीं नंबर से पता चल जाता है कि फाइनेंशियल लीवरेज का लेवल भी क्या होगा। इन दिस केस ओरिजिनल सिनारियो में 10,000 डिवाइड बाय 8,000 1.25 है, जो कि मेरा यहीं से चेंजेस मेजर करोगे तो परसेंटेज चेंज भी 1.25 ही बता। ठीक हो गया जी, ऑल राइट। अब हाँ जी, डेफिनेशन क्लियर है सभी को? तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज की, जरा देखो फाइनेंशियल लीवरेज की डेफिनेशन, पेज नंबर 4.6, जो आपको डेफिनेशन कवर करनी है। अच्छा नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ये डेफिनेशन, firm's ability to use fixed financial cost to magnify effect of changes in EBIT on EPS। कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर का ही अल्टीमेट रिस्क है जी। तो इक्विटी शेयर होल्डर फायदा फायदा उठाने को इस बात का उठा सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट इनकर कर भी रहे हैं, या प्रेफरेंस डिविडेंड भी बीच में आ गया तो भी ईबीआईटी बढ़ा तो बढ़ चढ़ के फायदा अल्टीमेट किसको पहुंचेगा, इक्विटी वालों को पहुंचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो वही सेम है जी। प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर है तो वही सेम ही है, वो कौन सा बढ़ने वाला साथ साथ, तो अल्टीमेटली बढ़ चढ़ के फायदा ईपीएस का ही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। बट यही रिस्क डाउनवर्ड साइड पर भी है कि ईबीआईटी गिरी तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन तो तब भी मीट करनी है, तो अल्टीमेट रिस्क इसका है कि पॉसिबिलिटी ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी नेगेटिव में बचे, ईबीटी के मेरा बिफोर टैक्सेशन प्रॉफिट ही नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब इक्विटी वालों का नुकसान है वो तो। ठीक है जी, तो ये है फाइनेंशियल रिस्क डिनोटेड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। आपने पहले बॉक्स में फॉर्मूला मेरे साथ लिखना है, लिखिए फाइनेंशियल लीवरेज it is EBIT in numerator, EBIT in numerator, डिनोमिनेटर में EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे 1 माइनस टी ब्रैकेट, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे 1 माइनस टी ब्रैकेट, वेयर टी डिनोट्स टैक्स रेट, वेयर टी डिनोट्स टैक्स रेट। 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, एंड आप इसके बगल में लिखेंगे this leverage is measured at a particular level of EBIT, at a particular level of EBIT।
अभी मैं आपको बता देती हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड की क्या एडजस्टमेंट हुई है। अच्छा, फिर फाइनेंशियल लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएफ। एंड आप इसके बगल में रिमार्क लिखेंगे, चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ EBIT फॉर विच फर्स्ट फॉर्मूला इज अप्लाइड। जो फर्स्ट बॉक्स वाला फॉर्मूला है, जिस EBIT के लिए अप्लाइड है उसी EBIT से चेंज मेजर करना, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने। और आपको एक रिमार्क लिखना है, प्रोबेबली एनालिसिस के नीचे आपके पास जगह है क्या, change is measured from that level of EBIT for which first formula is applied. Change is measured from that level of EBIT for which first formula is applied. अगर इसी पेज पर टॉप मार्जिन में लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए that, पहली बात, if there is no preference dividend, if there is no preference dividend, comma, percentage change in EPS बराबर percentage change in EBT बराबर percentage change in EBT। और दूसरा, if there is a space, degree of financial leverage, degree of financial leverage can never be between 0 and 1। 0 and 1 के बीच में कभी नहीं आई। इट कैन बी लेस देन 0 और मोर देन 1, ये एग्जैक्टली 1 भी हो सकती है, एग्जैक्टली 0 भी हो सकती है, बट 0 और 1 के बीच में नहीं होती। सो इट कैन बी 0 और लेस, ऐसे भी लिख सकते हो 0 और लेस और 1 और मोर। एग्जैक्टली 0 एग्जैक्टली 1 भी पॉसिबल है दो, बट 0 और 1 के बीच में कुछ पॉसिबल नहीं। ये नोटिंग्स थी आपकी। अब एक बार प्रेफरेंस डिविडेंड वाला एंगल समझते हैं। इट कैन बी 0 और लेस और 1 और मोर, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ जी, लिख लिया सभी ने, चलिए। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, आप ये समझते हैं कि अगर EBIT इंक्रीज हो रहा है and the firm has interest obligation, but now I am adding that EAT के बाद preference dividend की obligation की आएगी, तो जाके earnings और equity बचेगा EPS कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड की जो अमाउंट है वो वही रहेगी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड के होने की वजह से भी ईपीएस पर मैग्नीफाइड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। चाहिए ये बात आपको एक और एग्जाम्पल लेकर प्रूफ करके बता देती हूँ, पर चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा, मैं ओरिजिनल लेवल ले लेती हूँ। ओरिजिनल ओरिजिनल में मान लीजिए EBIT था मेरे पास 10,000, इंटरेस्ट था मेरे पास 2,000, तो EBIT कितना आया 8,000। टैक्स रेट 40% मानकर चलिए, 3,200। तो मेरे पास EAT कितना आ रहा है 4,800। और प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट आप 1,800 मानकर चलिए, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितनी बच गई 3,000। डिवाइड किया आपने इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, विच आर 100, तो आपके पास EPS कितना बच रहा है। ठीक है,
मान लीजिए रिवीजन वन में मेरा ईपीएस हैज गॉन अप बाय 50%, तो सॉरी ईबीआईटी हैज गॉन अप बाय 50%, तो ये 15,000 है। इंटरेस्ट अभी भी वही रहेगा, तो ईबीटी कितना आ रहा है 13,000। ईएटी कितना आ गया 7,800, बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो अभी भी 1,800 का ही रहेगा। अच्छा, अर्निंग्स पर इक्विटी कितना 6,060। इफ आई आस्क यू ईपीएस कितने परसेंट से ग्रो करा है? 100% से, 100% से ग्रो करा। क्लियर है जी? ओके। अब मैं एक बार आपके साथ डाउनवर्ड केस भी डिस्कस कर लेती हूँ। मान लीजिए डिक्लाइन हुआ है 10% से ईडीआईटी, मतलब रिवाइज ईडीआईटी अब क्या है 9,000। इंटरेस्ट तो अभी भी वही रहेगा जी, ये 7,000 आ गया। 7,000 को टैक्स पोस्ट टैक्स पर लेकर आओ तो कितना 4,200। 1,800 का आपने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया 2,400 डिवाइडेड बाय 100, ईपीएस कितना है 24। तो मेरा ईपीआईटी गिरा 10% से, ईपीएस कितने से गिर गया 20% से। दैट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज का जब फॉर्मूला लगा रहे हो परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज वाला क्या कहता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईपीआईटी। तो मेरा ईपीएस पहले केस में 100% से इंप्रूव हुआ था, जब ईपीआईटी इंप्रूव हुआ था 50 से। आंसर कितना है तो 2 टाइम्स। या आप ऐसे कर लो, जब गिरा ईपीएस 20% से तब ईपीआईटी कितने परसेंट से गिरा था 10%, मतलब आंसर तो वही आ रहा है। तो फाइनेंशियल लीवरेजेस 2 टाइम्स। क्लियर है जी? और कहीं ना कहीं ईपीएस पर इम्पैक्ट आने के लिए, मैग्नीफाइड इम्पैक्ट आने के लिए अब प्रेफरेंस डिविडेंड का रोल रह गया कि अगर ईबीआईटी इंप्रूव हुआ, मान लिया इंटरेस्ट है बट इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, दैट मीन्स ईबीटी इंप्रूव हुआ। अब ईबीटी में से टैक्स जाना है बट कहीं ना कहीं ईएटी इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड ना। अब उस ईएटी से निकलने वाला प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो सेम रह गया, तो और बढ़ चढ़ के फायदा किसको फ्लो कर रहा है इक्विटी को फ्लो। ठीक हो गया जी? अच्छा ना, जब मेरे को फाइनेंशियल लीवरेज मेजर करनी है और अब मेरे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट वाली दो चीजें हैं, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड, हम ये नहीं कह सकते कि मैंने न्यूमरेटर में तो ईपीआईटी रख लिया, डिनोमिनेटर में मैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी लिख लूं क्योंकि दिस जर्नी इज कवरिंग बोथ ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाएगा अगर मैंने अर्निंग्स फॉर इक्विटी यहाँ पर लिखी? क्यों गलत इसलिए हो जाएगा, दिस न्यूमरेटर इज समथिंग विच इज अ प्री टैक्स फिगर, एंड जहां मैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी की बात कर रही हूँ इट इज अ पोस्ट टैक्स फिगर। क्या टैक्स रिस्क लगा रही है? क्या टैक्स की वजह से कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। अर्निंग्स कम है तो टैक्स कम है, ईबीटी कम है तो टैक्स कम है, ईबीटी ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा है। उस चीज को लेकर तो कोई रिस्क नहीं आ रहा ना। पैसे अगर कमा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, नहीं कमा रहे तो नहीं भी देना। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे अपने डिनोमिनेटर को भी डिस्कस करना है बट ऑन अ प्री टैक्स बेसिस। जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था मेरे पिछले एग्जांपल में, बड़ा सिंपल था मेरे पास ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये भी प्री टैक्स था, ये भी प्री टैक्स था। अब मुझे क्या करना है, ईबीटी के बाद पहले टैक्स माइनस हुआ फिर प्रेफरेंस डिविडेंड आया, तो कहीं ना कहीं मुझको अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्री टैक्स बेसिस पर लेकर आना है। ईबीआईटी के बाद आपने ईबीटी रखा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड एज इट इज माइनस करा दोगे दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो पोस्ट टैक्स फिगर है, ये तो टैक्सेशन के बाद हमने दिया जी। अब कोई चीज पहले से पोस्ट टैक्स हुई पड़ी है, उसको प्री टैक्स स्टेज पर लेकर आना है। दैट मीन्स आप उस चीज को डिवाइड करते हो 1 - t ब्रैकेट से। आप ये सोचो, आपने 100 में से 40% टैक्स देना है, तो आपके पास 60 आता है। आपको 60 को वापस प्री टैक्स बेसिस पर लेकर जाना है, तो आप क्या करोगे 60 को डिवाइड करोगे 1 - t से, 1 - टैक्स। ठीक है? बिकॉज अगर ये एक है तो ये 1 - t है बेसिकली ऑलरेडी। तो जो चीज पहले से 1 - t है उसको 1 पर लेकर जा रहे हो, मतलब डिवाइड कर रहे हो 1 - t ब्रैकेट से। क्लियर हो गया ये कि कैसे पोस्ट टैक्स फिगर को हम प्री टैक्स पर लेकर गए? अच्छा, और ये क्लियर हो गया कि क्यों क्यों हमने ऐसा काम किया, क्यों ये एडजस्टमेंट करी है प्रेफरेंस डिविडेंड में। बिकॉज अभी तक सारा कुछ चल रहा था प्री टैक्स, इट वाज ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड व्हिच वाज पोस्ट टैक्स। अब हम इसको भी प्री टैक्स बेसिस पर ले आए हैं। इन अदर वर्ड्स, मेरा जो ये एग्जांपल चल रहा है, अल्टीमेटली इफ वी से कि ईबीआईटी में से कितना बर्डन है जो कि
क्लियर कट फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज के लिए है, मतलब बोरोइंग्स को लेकर जो इंटरेस्ट हमने ऑब्लिगेशन देनी है या प्रेफरेंस डिविडेंड को देना है, ईबीआईटी में से कितनी अमाउंट तो मेरी उन चीजों की सेट असाइड है। इंटरेस्ट 2000 क्लियर कट सेट असाइड है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1800 प्रेफरेंस डिविडेंड का सेट असाइड है ईबीआईटी में से? ना ना ना, सीधी सी बात है, अगर 1800 का आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, दैट मीन्स ईएटी का कम से कम 3000 होना बहुत जरूरी है। आई थिंक 3000 ही फिगर आती है, एक बार 1800 को करो, 1 माइनस इससे 3000 ही आ रहा है। मतलब जब तक ईएटी 3000 नहीं है, आप 1800 का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे सकते हो। क्लियर हो गया जी? तो प्री टैक्स बेसिस पर ये कितना ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, ईबीआईटी के ऊपर क्या बर्डन डाल रहा है? 1800 का नहीं डाल रहा, 3000 का डाल, 3000 का डाल रहा है। तो आपको, आप इस तरीके से बोलोगे 10,000 में से 2000 तो मेरा सेट असाइड हो गया इंटरेस्ट के लिए, मतलब बचा 8000। 8000 में से और 3000 सेट असाइड करो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, तो जाके जो बचता है वो इक्विटी के नाम का प्री टैक्स बचे, जो प्योरली इक्विटी के लिए बचेगा। तो समवेयर हमने ये बोला है ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट तो क्लियर कट हटा दोगे, ईबीटी आ गया। बट क्या अभी भी हम बोल देंगे ईबीटी जो बच रहा है बस टैक्स टुक्स देके इक्विटी को फ्लो करेगा? नहीं, अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन है प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम का। इस ईबीटी में से अभी हमने 3000 और सेट असाइड करना है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम का। तो ये अमाउंट देखो आप 3000 ही, ठीक है जी। नाउ इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने बुक में लिखा हुआ है जी, मेरे इस ओरिजिनल सिनारियो पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यार है न्यूमरेटर में रखा ईबीआईटी कितना, 10,000, 10,000। डिनोमिनेटर में ईबीटी 8,000, 8,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन, प्रेफरेंस डिविडेंड 1800 का था, इसको डिवाइड किया तो ये 3000 आ रहा है। तो मेरा अल्टीमेटली डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 8000 माइनस 3000, मतलब 5000, 2 टाइम्स। वही 2 टाइम्स पहले भी देख लिया था हमने। बट ये बात आ गई कि जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, फॉर्मूला विल नॉट बी सिंपली ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अब प्रेफरेंस डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट है। नाउ आपका आईसीआई मॉड्यूल जो है वो फॉर्मूला फॉर्मूला में पता है कैसे बात को स्टेट करता है? इफ देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, सिंपल। एंड इफ देर इज प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ये लिख देता है। हम जब पढ़ते हैं हमको हमेशा याद हो जाता है पहला, और मेजोरिटी क्वेश्चंस में होने भी ये वाला प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपके लिए भी सिंप्लीफाइड होकर यही पोर्शन है। इस चीज का रट्टा बच जाना है आपसे, और जहां पर जेन्युइनली प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ वहां पे आप गलती कर देंगे। इसलिए आप अपने लिए एक ही फॉर्मूला रखेंगे, हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूला आएगा। भले उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, आपने लिखना पूरा फॉर्मूला, जो लिखोगे वही दिमाग में बैठे। ठीक हो गया जी? अब एक दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। वैसे मेरे परसेंटेज चेंज में दो बातें आ रही है, या तो डिनोमिनेटर में आता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या आता है ऊपर न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, तो देखो मैंने आपको एक नोट लिखवाया कि जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है वहां पे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, फॉर दैट मैटर ईएटी, एक ही बात है, एक ही बात है। आप मेरे बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल में चलो, मेरे बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल में चलो जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड था ही नहीं। ईपीएस मेरा 62.5% से बढ़ रहा था, वेरीफाई करो ये ईपीएस आया कहां से है, ईएटी को डिवाइड करके आया है, मतलब मेरा ईएटी भी 62.5% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ईबीटी का भी नोटिस कर सकते हो, ये भी 62.5% से ग्रो कर, वेरीफाई कर लो। क्योंकि इसके बाद क्या है, या तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन एडजस्टमेंट है या तो कुछ डिविजन है, कोई ऐसा कोई कोई और चीज नहीं है। बट जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड है वहां के लिए बात नहीं अप्लाई करेगी, वहां पे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी विल नॉट बी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, क्योंकि बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड की फिक्स्ड अमाउंट आ गई ना, प्रेफरेंस डिविडेंड की फिक्स्ड अमाउंट आ गई, उधर नहीं बोल सकते हो ये चीज। तो ये चीज कब बोल सकते हो, ओनली व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है जी, डन हो गया, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। एक टॉपिक है फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वो आपको पेंडिंग छोड़ना है, अभी नहीं डिस्कस होगा। अच्छा, नई कॉपी लगानी शुरू कर चुके हो? यस मैम। आपने क्या करना है, अपनी कॉपीज के बैक में पेंडिंग टॉपिक्स की लिस्ट मेंटेन करनी है। जिन्होंने नई कॉपी स्टार्ट कर दी है, आप लोगों का काम होगा मेरे को रिमाइंड करवाना, पेंडिंग टॉपिक्स में
फ्रॉम लीवरेजेस चैप्टर आपने इस तरीके से लिखना है कि लीवरेजेस, और लीवरेजेस में एक टॉपिक मेरा पेंडिंग रहेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम। ये तब डिस्कस होगा जब हम आगे के 2-3 चैप्टर्स और कवर कर चुके होंगे। सो दिस विल बी अ पेंडिंग टॉपिक फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, ठीक है जी। और भी पेंडिंग टॉपिक्स इसमें ऐड होते रहेंगे आगे आगे। चलो, सो आपने इस पेंडिंग टॉपिक के बाद आना है क्वेश्चन नंबर 5 पर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी। Delta Limited currently has an equity share capital of 10 lakh, consisting of 1 lakh equity shares of 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to raise funds to the tune of 6 lakh rupees. To finance the expansion, मैनेजमेंट हैज दी फॉलोइंग प्लान्स, या अलग अलग ऑल्टरनेटिव है कि ये 6 लाख कहाँ से आ सकता है। पहला ऑप्शन, इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑल इक्विटी हो गया। दूसरा ऑप्शन, इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट 12% इंटरेस्ट। 4 लाख इक्विटी शेयर से 2 लाख 12% बोरोइंग से। तीसरा प्लान, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 3,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 3 लाख इक्विटी, 3 लाख डिबेंचर्स। और प्लान 4, issue 30,000 equity shares of 10 each and balance through 6% preference shares, तो मतलब 3 लाख इक्विटी 3 लाख preference. EBIT of the company is expected to be 4 lakh per annum. Assume corporate tax rate of 40%. Requirement may calculate EPS of each of the above plans and ascertain financial leverage in each. एक ही प्रोजेक्ट है या एक ही एक्सपेंशन प्लान है 6 लाख का, और उस 6 लाख के फंड्स रेज करने को 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब सीधी सी बात है, पैसा जहां मर्जी से आए, ईबीआईटी तो सही नहीं रहेगा ना, बिकॉज ईबीआईटी हमारे ऑपरेशन से निकल कर आता है। तो ये तो प्रॉफिट फिगर है कि फिक्स कॉस्ट वगैरह हटा के। इसके बाद कहानी डिफरेंट शुरू होती है, किसी प्लान में इंटरेस्ट है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है जी। ठीक है, तो हमारे लिए वैसे कॉम्प्यूटेशन ऑफ ईपीएस या कॉम्प्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कोई मुश्किल काम नहीं है, बट हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त फंसे ना, तो हम एज वर्किंग नोट we prepare something called अच्छा भावनाओं को समझो, पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस मतलब क्लियर कट आइडेंटिफाई करो कौन से सोर्स से कितना पैसा आ रहा है। देखो जरा पर्टिकुलर्स और 4 प्लान के ऑप्शंस, 1 2 3 4। पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस, हाँ जी। पहले प्लान में 6 लाख कहां से आ रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने यहां पर 6 लाख लिख दिया। ओके, दूसरे प्लान में क्या हो रहा है? 4 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल से आएगा और बाकी का 12% बोरोइंग से आ रहा है, बाकी का 2 लाख 12% बोरोइंग से आ रहा है। पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस, तीसरे प्लान में 3 लाख तो हमारा आ रहा है इक्विटी से, और बाकी का 3 लाख 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। ठीक हो गया। और लास्ट में 3 लाख आ रहा है इक्विटी से, और बाकी का 3 लाख 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपने क्लियर कट आइडेंटिफाई किया कौन से सोर्स से कितना पैसा। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्ट, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट जाएगी। हाँ जी, मुझे देख के बताओ, बिफोर दिस एक्सपेंशन क्या पहले से इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन थी? कुछ इन्होंने बताया हुआ है? पहले से सिर्फ इक्विटी शेयर्स थे बट कोई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं थी। अच्छा, प्लान 1 में नया इंटरेस्ट भी नहीं है,
प्लान 2 में 24,000 का नया इंटरेस्ट है, प्लान 3 में 27,000 और प्लान 4 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी पता कर लो। प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या पहले से कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है? ना, पहले से सिर्फ इक्विटी एग्जिस्ट करती है। तो प्लान 1, 2 एंड 3 में नया प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। लास्ट प्लान में 18,000, 18,000 है ना ये? ठीक है जी। और एक और चीज आपने पता करनी है, विच इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपको ईपीएस चाहिए होगा ना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ध्यान से देखो। पहले से इक्विटी शेयर्स हैं कितना? 1 लाख। तो 1 लाख तो पहले से ही है जी, प्लस प्लस। अब प्लान 1 में 60,000 लिखा है, तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 1,60,000। प्लान 2 में 40,000 नए आ रहे हैं, 1,40,000। और बाकी दोनों प्लान्स में 30,000। लो जी, जब आप इस तरीके का वर्किंग नोट बनाएंगे, आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत स्मूथ हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज अमाउंट्स आर रेडीमेड नाउ, क्लियर कट। उधर सोचना नहीं पड़ेगा, वापस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, सीधा इस पैटर्न से चीजें उठाओगे अब आप। नाउ प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, या आप हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, कुछ भी डाल दो, एंड ईबीआईटी से स्टार्ट करो अपनी इनकम स्टेटमेंट। प्लान 1, 2, 3 एंड 4, ईबीआईटी। हाँ जी, 4 लाख गिवन है, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ईबीआईटी में से माइनस होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, इधर 0, 24,000, 27,000, 0, आपके पास आ गया ईबीटी। 3,76,000 इन सेकेंड प्लान, 3,73,000 इन थर्ड प्लान। माइनस होगा यहां से टैक्स, कितना? 40%। आपके पास आ जाएगा ईएटी, 2,40,000 इधर, और इधर भी 2,40, बाकी दोनों में बता देना, 2 और 3 में, सीधा ईएटी बता देना मुझे। दोबारा से बताओ। ईएटी में से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और वो प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ लास्ट प्लान में है। कितना है वो? 18,000। आपके पास आ जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी, और ये 2,2,0,0,0 अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले से ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट किए हुए हैं, सोचना नहीं पड़ेगा, वर्किंग नोट से उठा लोगे सीधा। और आपके पास आ गया जी ईपीएस। ईपीएस का आंसर चेक कीजिए, 1.5, पहले वाले, लास्ट वाले 1.708, 1.708। 1.6, 1.61 in second plan, 1.72 in third plan। हाँ जी, डन हो गया। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, और सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है फाइनेंशियल लीवरेज, इसी स्टेटमेंट में कैलकुलेट कर लो फाइनेंशियल लीवरेज।
फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर में ईबीआईटी, डिनोमिनेटर में ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। जी फर्स्ट वाली का तो 1 ही है, और इनफैक्ट सेकंड और थर्ड में फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके ईबीआईटी अपॉन ईबीटी रह जाता है बेसिकली। सेकंड और थर्ड प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो 1.06 आई बिलीव, 1.07 चेक कर लेना, और वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ईबीआईटी कितना था, 4 लाख। ईबीटी कितना था, 4 लाख, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 अपॉन 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना है, 1.08 बता रहे हैं। देख लीजिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही या जो वैल्यू नहीं आ रही आपके पास मुझे बता दीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करवा देंगे। हाँ जी, डन हो गया। फाइनेंशियल लीवरेज चारों की, अच्छा देखो फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले वाले प्लान में ईबीआईटी कितना है, 4 लाख, और ईबीटी भी चेक कीजिए अपने इनकम स्टेटमेंट में 4 लाख है, बट इस प्लान में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड था ही नहीं, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख एक रह गया, है ना। दूसरे प्लान ईबीआईटी 4 लाख, और दूसरे प्लान में ईबीटी चेक कीजिए 376, 3,76,000, और इस प्लान में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो चेक कीजिए ये 1.06 आ रहा है। तीसरे में 4 लाख डिवाइडेड बाय 373 था आई थिंक इधर, और इधर भी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो आंसर 1.07 आ जाएगा, एंड लास्ट वाले का तो लिखा ही, ठीक है। ईपीएस और लीवरेज का आपस में कनेक्शन हमको निकालना होता है रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन देखकर, इनफैक्ट मैं आपसे पूछने वाली हूँ ये। प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स इसलिए लेकर जाते हैं बिकॉज माय न्यूमरेटर इज ऑन अ प्री टैक्स बेसिस, और ईबीटी भी प्री टैक्स फिगर ही है, तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्री टैक्स पे लाना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं, अगर हम ये टैक्स एडजस्टमेंट ना करें, दैट टैक्स ऑल्सो क्रिएट्स अ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन है जो कि इक्विटी वालों को हैंडल करना पड़ रहा है, वेयर टैक्स इज नॉट अ फ्री फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन हो सकती है, कोई रिस्क ही नहीं है इस चीज का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सब कुछ एक एक लेवल पर रखो, या तो सारा पोस्ट टैक्स कंसिडर करो या सारा प्री टैक्स करो, तो इट इज बेटर कि हम सारा प्री टैक्स करें। बट पॉइंट इज आप इसको निकाल कहाँ से रहे हो, आप इसको निकाल रहे हो आपके एड से, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से निकाल। तो अगर मैं आपसे पूछूं जैसे लास्ट प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट कितनी थी, 18,000, तो क्या ट्रू सेंस में प्री टैक्स बेसिस पर 18,000 का ही बर्डन है। आप 18,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड तभी दे पाओगे जब आपके पास प्री टैक्स प्रॉफिट कम से कम 30,000 होगा, ये 30,000 ही अमाउंट आ रही है ना, तभी आप 18,000 का डिविडेंड दे पाओगे ना। तो एक्चुअली ट्रू सेंस में बर्डन जो फिक्स कॉस्ट का क्रिएट हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड का, वो 18,000 का नहीं है, वो 30,000 का। 30,000 इज दी ऑब्लिगेशन जो कि होनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये हम ये नहीं बोलेंगे कि बाकी के फंड्स फ्री हो गए हैं, 30,000 तो आपको साइड में करना है, नॉट 18,000 साइड में करना, 30,000 साइड में करना, क्योंकि इसमें से 40% टैक्स जाएगा और 18,000 उनको दे। ठीक है जी।
हाँ जी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं आपसे अगर पूछूं विच ऑफ द सोर्सेज इज टू बी सिलेक्टेड या विच ऑफ द प्लान इज टू बी सिलेक्टेड, क्या लगता है? सेकंड एंड थर्ड। वाई सेकंड एंड थर्ड? मॉडरेट। लीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर बताओ ना, एक आंसर बताओ। और आप लीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो। थर्ड, बाय थर्ड। इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, या सिंपली अल्टीमेटली किसको अपना फायदा देखना है? इक्विटी वालों को, और इक्विटी वालों का फायदा किससे निकल कर आ रहा है? ईपीएफ से। तो ना जब हम बोलते हैं, जब हमने डिसीजन लेना भी है ना, वी डू समथिंग कॉल्ड रिस्क रिटर्न एनालिसिस। रिस्क का मेजर क्या है? लीवरेज। और रिटर्न कहां से पता चल रही है? इक्विटी वालों को अपने ईपीएस से। अब आप रिस्क रिटर्न को कलेक्टिवली देखोगे तो पहले बताओ हाईएस्ट रिटर्न किधर है? थर्ड। तो क्या इस ऑप्शन में हाईएस्ट रिस्क भी है? नहीं, मॉडरेट है। तो दिस प्लान इज द बेस्ट प्लान, कि रिस्क भी थोड़ा सा कम लेवल का लिया, ठीक है, बट रिटर्न हम हाईएस्ट कमा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट प्लान। अदरवाइज आप देखो, वैसे हाईएस्ट रिस्क लेकर क्या बहुत अच्छी रिटर्न बन गई है? ना जी, फोर्थ से तो बेटर थर्ड ही है। और यहां पर क्या चल रहा है? लो रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो हाईएस्ट रिटर्न जहां मिल रही है, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि आपको उधर रिस्क हाईएस्ट नहीं पड़ रहा। ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। हम आगे के चैप्टर्स में सीखते हैं, डिसीजन लेना भी है ना, तो पहली प्रायोरिटी आप ईपीएस को बनाओगे, ईपीएस के बेसिस पर डिसीजन लोगे। जहां फायदा वही कायदा, जहां ईपीएस हायर वही प्लान सिलेक्शन आइडली होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके, डन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे? सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 6। You are given two financial plans of a company which has two financial situations. Detailed information are as under. Installed capacity है 10,000 units. Actual production and sales है 60% of installed capacity. मतलब मेरा actual output है 6,000 units. Selling price per unit है 30. Variable cost per unit है 20. Fixed cost अलग अलग situation के हिसाब से अलग अलग है। तो क्या मैं राइट अवे बोल सकती हूँ ऑपरेटिंग लीवरेज भी फिर अलग अलग सिचुएशंस की अलग अलग आएगी? सिचुएशन ए की अलग आएगी, सिचुएशन बी की अलग आएगी। ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। दो प्लान्स भी हैं। प्लान एक्स वाई में इक्विटी डेट का अलग कॉम्बिनेशन है, प्लान एक्स एम में इक्विटी डेट का अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग अमाउंट्स है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बोथ दी प्लान्स। अब जब भी हम लीवरेज निकालते हैं, हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। बट यहाँ पे ना इनकम स्टेटमेंट हमको थोड़ी सी प्रिपेयर करनी है तोड़ तोड़ के। पहले हम करेंगे सेल्स से हम पहुंचेंगे ईबीआईटी पर, और फिर अलग स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पर हम ईबीआईटी से ईबीटी की बात करें। इधर टैक्स रेट अवेलेबल नहीं है तो प्रोबेबली मेरी इनकम स्टेटमेंट ईबीटी पे खत्म होगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो काम छोटा सा ही है हमारा, बट तोड़ तोड़ के क्यों करना है सर, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हमें कैसे पता चलेगा कितने कॉलम बनाने हैं? हमने ना पहले फॉर्मेट तैयार किया। सेल्स में से माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे आपके पास आएगा ईबीआई। ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए इतनी जानकारी बहुत है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, एक बार ध्यान से देखो, पहले आप देख लो बात। हमने आउटपुट कितना बेचा है? 6,000। सेलिंग प्राइस 30 के हिसाब से सेल वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है, तो कितनी आ गई? 1,20,000। मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी 60,000। अब फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, क्योंकि दो फिक्स कॉस्ट हैं इसलिए इस स्टेटमेंट में मेरे कॉलम्स ही बनेंगे। तो दैट मीन्स सेल्स वही 1,80,000 की, वेरिएबल कॉस्ट वही 1,20,000 का, कंट्रीब्यूशन वही 60,000 की। इसको आप नाम दे दीजिए सिचुएशन ए, और ये सिचुएशन लीजिए।
EBIT रिस्पेक्टिवली 40,000 एंड 35,000 चेक कर लीजिए, और यहीं पर ही आप ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वन पॉइंट फाइव टाइम्स 1.71 टाइम्स। अच्छा बच्चे ऐसा है, अभी ना लीवरेजेस आगे यूज नहीं हो रही है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लीवरेज को हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक कम से कम खींचेंगे। अभी के लिए दिस इज द फाइनल आंसर, इसका आगे कोई यूसेज नहीं है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर सकते हो रिस्ट्रिक्ट। चलो नाउ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए हमको EBIT से EBT तक जाना है, ठीक है। अब इधर ना 4 कॉलम्स बनेंगे, हमें कैसे पता 4 कॉलम्स बनेंगे? बिकॉज बिकॉज EBIT भी 2 अलग अलग है और आगे इंटरेस्ट भी 2 अलग अलग है। तो आप इस तरीके से काम करोगे, आपने बोला सिचुएशन ए, प्लान फाइनेंशियल प्लान XY और XM, फिर सिचुएशन बी, प्लान XY और प्लान XM। EBIT अलग, आगे इंटरेस्ट भी आगे 2 अलग अलग, तो 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं EBIT। सिचुएशन ए में था आपके पास 40,000, सिचुएशन बी में 35,000, माइनस होने वाला इंटरेस्ट केयरफुली अप्लाई कीजिए। प्लान XY 40,000 पर 12% यानी कि 4800 यहां, और प्लान XM 10,000 पर 12%, 1200 लीजिए। EBT तक ही जा पाएंगे क्योंकि टैक्स रेट मेंशन नहीं है, यहीं पर खत्म हो जाएगी बात। 35,200, 33,800, आपने ये मुझे गलत बताया क्या? 38,800 है ये। देख लो फिगर्स, ठीक है। एंड कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। पहले वाले की बता रहे हैं 1.136, 1.031, 1.159, 1.036 या 035 जो भी आ रहा है, कर लीजिए कंप्लीट। चलो इजी है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है। हाँ जी, फिलहाल तो ये फिलहाल नहीं, आगे भी इजी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें इक्विटी शेयर्स है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 10% डिबेंचर्स हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पैट दे दिया, टैक्स रेट दे दिया,
और पैट की अमाउंट दी थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी, देख लेंगे ये। इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड 15%, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 20। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ये ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज तो समझ में आता है, हम ये चैप्टर ही कर रहे हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। ये आगे की रिक्वायरमेंट्स आर रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस चैप्टर। बट पॉइंट इज की बहुत ही सिंपल है, तो हम ये लगे हाथ इनको भी डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है जी। जब भी लीवरेज का आंसर देना है, हमें पता सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना सीधे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्स वैल्यू गिवन नहीं है। क्या वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहीं पे कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दिया हो इन्होंने, नहीं दिख रहा। तो काइंड ऑफ वो चीजें भी हमको ही ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। चलिए जी, मेरे साथ साथ इनकम स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट स्टार्ट कीजिए। पर्टिकुलर्स, रुपी वैल्यू, सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास आ जाएगी कॉन्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो आ जाएगा ईबीटी, ईबीटी में से माइनस करोगे टैक्स, टैक्स इन्होंने बताया हुआ @30% है, तो आ जाएगा ईएटी, ईएटी में से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस। ब्लैंक फॉर्मेट तैयार। इसके बाद क्वेश्चन जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो आपको लगता है इनकम स्टेटमेंट में फिट हो सकती है, फिट करो। देखो सबसे पहले, हाँ जी, ईएटी जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, क्या टेबल से नहीं फिट कर सकते? कुछ बहुत कुछ फिट कर सकते हो जी। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, फेस वैल्यू 10 ईच, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,25,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, कितना आ रहा है ये? 50,000। माइनस होने वाली चीज है, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, और क्या पता कर सकते हो? इंटरेस्ट 4 लाख पर 10%। इंटरनल कॉलम में वर्किंग जरूर लिखिएगा, 40,000 का इंटरेस्ट। अब आप कह रहे हो कि ईएटी गिवन है कितना? 1,82,000। अच्छा, EAT given है 1,82,000. We know tax rate to be 30%. Can we calculate EBT here? पोस्ट टैक्स फिगर से प्री टैक्स पे कैसे जाते हैं? डिवाइड बाय 1 माइनस टी। बिल्कुल ठीक है जी। 1,82,000 को आपने डिवाइड किया, तो ये आपके पास आ रहा है 2,60,000। दैट मीन्स टैक्स अमाउंट कितनी चली गई? 78,000। अब और सोचो आप और क्या क्या कंप्लीट कर सकते हो। EBIT आप मुझे बता रहे हो 3 लाख, ठीक है। और ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके अर्निंग्स पर इक्विटी 1,32,000, और ईपीएस भी आ जाएगा 1.65। एग्जैक्ट है, ठीक। चलो, अब रह गया हमारे पास सेल्स टू ईबीआईटी वाली कवरेज। उसके लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक लाइन बोली है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। मेरे पास ईबीआईटी कितना कैलकुलेटेड है जी? 4 लाख? नहीं, कितना? 3 लाख। तो 4,50,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ये जो सेल्स में से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट वो भी, और जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो भी, मतलब ईबीआईटी निकालने के लिए जो खर्चा हुआ। ठीक है,
आप बोलेंगे कि इस 4,50,000 में से डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग है 90,000 की, एंड अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन टू बी दी ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन ही है, इज दी ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 3,60,000। लो जी। एंड इस हिसाब से यू कैन कंप्लीट योर इनकम स्टेटमेंट। आपके पास सेल्स वैल्यू जो है वो आ रही है, अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज दी ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है मेरे पास 3,60,000। कंप्लीट दी इनकम स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट लीवरेजेस, बोथ दी लीवरेजेस एज पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फटाफट से हाथ चलाएंगे। 1.3। हाँ जी, ये नोटिंग्स डन हो गए। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 3,90,000। हाँ जी, देख लीजिए। कंप्लीट हो गई इनकम स्टेटमेंट। नाउ कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आ रहा है 1.3 टाइम्स, और फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे वो 1.59 टाइम्स। EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स। EBIT कितना था आपके पास? 3 लाख। EBT कितना था आपके पास? 2,60,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 50, और टैक्स रेट कितना है? 30%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर 1.59, आगे 09 भी है, 5909, इस तरीके से देख लीजिए आ जाएगा। हाँ जी, आ गया 1.59 सभी के पास। चलो फटाफट से नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखो। कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड। पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करते हैं। आपने लिखना है कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, सिंपली प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो भी इसको बोल देते हैं। मुझे एक चीज बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सी प्रॉफिट फिगर से निकाल कर देती हो? पैट से। पैट से। इस क्वेश्चन में आपने प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी अमाउंट कर दिया? 50,000 का, और जब पैट था हमारे पास 1,82,000। तो जो ये आंसर आ रहा है 3.64 टाइम्स, इसको हम ये बोलते हैं कि पैट इज सफिशिएंट इनफ टू कवर प्रेफरेंस डिविडेंड 3.64 टाइम्स। प्रेफरेंस डिविडेंड की कवरेज हमारे पास 3.64 टाइम्स चल रही है। तो डिनोमिनेटर में डाला प्रेफरेंस डिविडेंड और न्यूमरेटर में डाला कि कहां से प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल कर दे रहे हो। सिमिलरली आप लोग ही सोचो, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? अर्निंग्स फॉर इक्विटी, और डिनोमिनेटर में आएगा इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड आपने कितना पे किया? देखिए बता रहे हैं 15% पे किया। फेस वैल्यू है 8 लाख, 8 लाख का 15% कितना हो गया? 1,20,000। तो आपके पास वैसे अर्निंग्स थी 1 लाख, कितनी अर्निंग्स थी? 1,32,000, और उसमें से आपने 1,20 का डिविडेंड दे दिया, बाकी रिटेन हो गई होगी। तो कितनी कवरेज है? 1.1 टाइम्स।
इक्विटी डिविडेंड हैज अ कवरेज ऑफ 1.1 टाइम्स, देना था 1,20,000, वैसे अवेलेबल अमाउंट थी 132, सो वी हैव अ कवरेज ऑफ 1.1 टाइम्स। क्लियर हो गया कवरेज रेशियो दोनों? ठीक है, ये रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूला है जो चैप्टर हमारा सेपरेट चल रहा है। थर्ड, अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिएगा, यील्ड वर्ड हमेशा ना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इन्वेस्टर पैसा कितना लगाता है, एक शेयर की मैं बात करूं, पैसा लगा रहा है मार्केट प्राइस पर शेयर, उस पर वो एक शेयर पर अर्निंग कितनी कमा रहा है, उसको हम बोलते हैं ईपीएस। कैलकुलेटर एमपीएस क्वेश्चन बता रहा है 20 रिक्वायरमेंट से पहले, ईपीएस कितना आया हुआ है आपके पास 1.65 परसेंटेज, 8.85%, ये परसेंटेज में आती है। एक तरीके से सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी लिए। उसने एक शेयर में पैसा लगाना है 20, कमाई हो रही है 1.65। क्लियर हो गया जी? नाउ इसी रिक्वायरमेंट में आपसे पूछा है प्राइस अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो इसको प्यार से बोलते हैं। जो बच्चे कहीं इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, पीई रेशियो, हाँ जी आपने देखा हुआ है हार्दिक, पीई रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो तो ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, व्हाट डज इट डिनोट? जो शेयर की उसके अंदर वैल्यू चल रही है वो वैल्यू निकल शेयर जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए नाम से फॉर्मूला भी निकल कर आ रहा है, एमपीएस, प्राइस मतलब एमपीएस, अर्निंग्स मतलब ईपीएस। तो काइंड ऑफ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्निंग्स यील्ड रेशियो। अर्निंग्स यील्ड रेशियो है ईपीएस अपॉन एमपीएस, ये है एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो 20 अपॉन 1.65, 12.12 टाइम्स, ये टाइम्स में निकलता है। तो जब हम एक कंपनी की पीई रेशियो देखते हैं, वी आर बेसिकली टेकिंग अ जजमेंट अबाउट इट्स वैल्यूएशन, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग्स जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि अगर पी रेशियो बढ़ चढ़ती है तो ओवर वैल्यूएशन का रिस्क भी रह जाता है। समटाइम्स वैल्यू डज नॉट कॉर्पोरेट टू दी अर्निंग्स लेवल, तो ये देखी जाती है। ठीक है, आप में से आदि के अलावा और कोई इन्वेस्ट कर रहा है शेयर्स वगैरह में, आप कर रहे हो, आप देखते हो पी रेशियो वगैरह, आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं इसको, ये देख। हाँ जी, आदि लॉस खाए शाबाश, ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए लास्ट, नेट फंड फ्लो। बच्चे आपसे नेट फंड फ्लो पूछा जा रहा है, इसको फिलहाल के लिए समझ लो कैश फ्लो पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बट फिलहाल के लिए फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आप इसे कैश फ्लो समझेंगे। इन जनरल कितना नेट कैश बचता होगा कंपनी के पास, एक बार जस्ट टेक एन आइडिया, लास्ट रिक्वायरमेंट है, फटाफट फ्री करना है आपको। जो इनके पास अर्निंग्स की अमाउंट आई थी, अर्निंग्स पर इक्विटी 1,32,000 है, तो क्या कैश 1,32,000 है? नहीं, क्यों नहीं? 1,20,000 उसमें से तो उठा के डिविडेंड ही दिया है। अच्छा, इन दी फर्स्ट प्लेस जहां आपने इनकम स्टेटमेंट में जो ये लास्ट पॉइंट कैलकुलेट किया 1,25,000, क्या ये प्योर कैश बेसिस पर अर्निंग्स बची है? नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें माइनस हो चुकी थी 90,000 की। सो व्हाट वी विल डू इज, यस, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को उठाओगे, कितना है 1,32,000, इसमें एड बैक करोगे डेप्रिसिएशन, कितनी थी डेप्रिसिएशन 90,000, और माइनस करवाओगे इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने इक्विटी डिविडेंड तो लिखा ही नहीं था, जबकि हमने बताया, हमें पता है कि 1,20,000 का वो पे हुआ, तो नेट फंड फ्लो आपके पास कितना बच गया, बस। सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क में ले जाइए, आज की क्लास यहीं तक खत्म हो रही है। एक ही होमवर्क है, एक ही होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9, खुश हो जाओ। और दे दे, दे दे, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँ तो दे दो, ठीक है।